Today we are going to start our another lecture which is on foreign policy and diplomacy। आज दो टॉपिक करेंगे जिसमें फॉरेन पॉलिसी भी करेंगे और डिप्लोमेसी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों को एक साथ में निपटा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में यही आता होगा कि दूसरे मुल्कों से रिलेशंस। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी में, ये फ़ॉरेन रिलेशंस में काम करता है, ये फ़ॉरेन ऑफिस में है, या फिर ये फ़ॉरेन सर्विसेज में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली फ़ॉरेन पॉलिसी यही चीज़ है कि दूसरे मुल्कों से या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने रिलेशंस बरकरार रखना या फिर उनको हैंडल करना, उस चीज़ को कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर डिटर्मिनेंट्स, और फिर कंक्लूड कर देंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मैंने ये डेफिनेशन ली है पैडलफोर्ड और लिंकन की प्रकाश चंद्र की बुक से, आईआर की, जो मैंने रेफरेंस भी दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ से करनी है आपने ये। तो वहाँ पर डेफिनेशंस बहुत सारे आथर्स की हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, उसको फिर रटा लगाना है और फिर लिख देना है एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो डेफिनेशन उठाई वो यही है कि ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस बाय विच ए स्टेट ट्रांसलेट्स इट्स ब्रॉडली कंसीव्ड गोल्स एंड इंटरेस्ट इनटू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिजर्व इट्स इंटरेस्ट। सही है, मतलब कि हमारे पास एक स्टेट होती है ना, वो अपने मतलब के गोल्स और इंटरेस्ट को स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन में चेंज करती है। उसके बाद क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रिजर्व करने के लिए और इंटरेस्ट को। ठीक है, हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास कोई भी हमें गोल अचीव करना होता है ना, तो हम वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं जो उस हिसाब से उस गोल को फाइनलाइज या उस गोल को अचीव करने में हमारे काम आए। तो फॉरेन पॉलिसी भी यही है, हमारे पास नेशंस होती हैं जो कोई भी गोल सेट करती हैं, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हैं, उस स्ट्रेटजी से उसके नेशनल इंटरेस्ट या फिर उसके वो गोल अचीव हो जाएं, उसको कहते हैं हम फॉरेन पॉलिसी। इसकी जैसे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट टूवर्ड्स अदर स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स हम इसीलिए इंक्लूड कर रहे हैं अभी इस डेफिनेशन में, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स आर इम्पोर्टेंट एट इंटरनेशनल लेवल इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे यूएनओ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रिगार्ड्स टूडेज वर्ल्ड। और दूसरी बात कि हमारे पास अगर हमने खाली ये डेफिनेशन लिखी ना कि द बिहेवियर ऑफ स्टेट टूवर्ड्स अदर स्टेट्स, तो ये हो जाएगी ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेट के जो बिहेवियर होता है, स्टेट की बिहेवियर होती है दूसरी स्टेट्स की तरफ, उसको भी हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। जैसे हमारे पास मैंने एक रेफरेंस भी लिया है सैपियंस बुक है युवल नोआ हरारी की। आई थिंक यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ दैट बुक सैपियंस, युवल नोआ हरारी के। उसमें से मैंने डेफिनेशन निकाली, द एबिलिटी टू मेक पीस एट होम एंड एक्वायर अलाइज एट अब्रॉड इज़ नोन एज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मतलब अपने मुल्क के अंदर पीस अमन कायम करना और बाहर अपने फ्रेंड्स बनाना, उसको ही तो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन पॉलिसी के क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि हम क्यों फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिसाल तौर फॉरेन पॉलिसी ना हो, पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स ना हो, एम्बेसडर ना हो दूसरे मुल्कों के, और पाकिस्तान के एम्बेसडर या फिर डिप्लोमेट्स दूसरे कंट्रीज़ में ना हो, तो फिर उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेन पॉलिसी, क्यों फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री की। सही है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब अपने कंट्री के अंदर सोवरेनिटी कायम करना, मतलब इन बॉर्डर्स में कोई और इंटरफेयर ना करे। मिसाल तौर पाकिस्तान की टेरिटरी है तो सोवरेन होनी चाहिए। ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब कि इंडिया इसमें इसके इंटरनल अफेयर्स में अगर टांग लड़ाता है तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। सही है, दूसरा है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव। इसका क्या है कि हमारे पास अगर हम सिटीजन्स के इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या,
उस कंट्री का जो अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रमोट ना करे। अभी तो दिखावे के लिए किया जाता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स विद अदर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसका मतलब क्या कि अभी देखें ना, हमारे पास हम देखते हैं कि पाकिस्तान अगर इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड अगर हम देखें कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता है, जैसे यूएस हो गया था प्रीवियस सेंचुरी में, 20th और 19th सेंचुरी में, अगर पाकिस्तान ऐसे आइसोलेट हो जाता है, रिलेशन नहीं रखता दूसरी कंट्री से, तो फिर उसका वो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। जैसे सैंक्शंस लग गए हमारे मुल्क पर, तो तरक्की नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है फिर हमारे पास अडाप्टेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि रिलेशंस किसको कहते हैं, ठीक है, ताल्लुकात। एक तो कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरे होते हैं कॉम्पिटिटिव। अब ये फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है हमारे कंट्री की कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे। अगर कोई कंट्री हमारे साथ अच्छा चल रहा है, उसके कॉर्डियल रिलेशन है हमारी कंट्री के साथ, जैसे कि चाइना हो गया, तो हम फॉरेन पॉलिसी को कोऑपरेशन की तरफ बढ़ाएंगे। सही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, मेन गोल होगा, वो कोऑपरेशन होगा। अगर मिसाल तो हम देखते हैं हमारे पास जो कि थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया एक कॉम्पिटिटिव रहा है हमारी कंट्री से, सही है, तो हम फॉरेन पॉलिसी नेक्स्ट 5 ईयर की या फिर जो भी गोल होगा हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ का मेकर्स का, तो वो होगा कॉम्पिटिटिव की तरफ होगा, कंपटीशन की तरफ होगा, कॉम्पिटिटिव होगी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जस्ट लाइक केस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टूवर्ड्स अदर स्टेट्स। फिर इसमें हम आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स एक दो और भी हैं। टू प्रोमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ये तो भाई कोर है, दिस इज़ द कोर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट को ही तो प्रमोट करने के लिए हम फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। अगर फॉरेन पर नेशनल इंटरेस्ट ही ना हुआ हमारे पास, नेशनल इंटरेस्ट मतलब अपने कंट्री के बारे हक़ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है हमारे कंट्री के हक़ में। मिसाल तो हम ये एक स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप ये उठा रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री को कैसा पड़ेगा, ये हमारे फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए। अगर फ़ायदे के लिए तो दिस इज़ नेशनल इंटरेस्ट, सही है। अगर नुकसान के लिए तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मिसाल तौर हम टुडे वी आर अगेंस्ट इज़राइल, तो दिस इज़ इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। अगर नहीं होता तो हम सऊदी अरेबिया उसकी तरह कोऑपरेट करते, तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होता, ठीक है। दिस इज़ नेशनल इंटरेस्ट, ये डेफिनेशन होगी। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री इज़ नोन एज नेशनल इंटरेस्ट, सही है, जो हमारे हक़ में है, हमारी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो। उसके बाद है एनहेंसमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट, सही है। मिसाल तौर अगर यूएस की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहा था कोल्ड वार में, यूएस की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहा था, न्यू एम्पेरियलिज्म, इन्फ्लुएंस बढ़ाना, तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एनहांसमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं, आपके जहन में कोई पॉइंट आ रहा है तो ये हमारी कि फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें यही छः ये पॉइंट्स से बेसिक पॉइंट्स है जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, मतलब कि जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। मिसाल तौर हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हमारे पास दो हैं, एक तो इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है। कैसे डिटरमाइन करते हैं, मिसाल तौर हम कोई चीज़ फॉरेन पॉलिसी में हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम कोई चीज़ कोऑपरेशन की तरफ बढ़ाते हैं या कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ाते हैं, तो उसकी वो चीज़ हमारे पास क्या वैल्यू रखती है, हमारी पॉलिसी क्या वैल्यू रखती है। मिसाल तौर हम चाइना को बोलेंगे भाई हमें, यूएस को बोलते हैं हमें F-16 चाहिए, ठीक है, वो क्या समझ के हमें F-16 देगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी जियोग्राफी, हमारी साइज़ कंट्री की, या फिर कल्चरल हिस्ट्री की वजह से क्या चीज़ समझ के देगा। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है।
डिटरमाइन करे फॉरेन पॉलिसी को। जैसे साइज़ ऑफ द कंट्री, ये इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल रशिया है। रशिया अपनी कंट्री की साइज़ इस्तेमाल करता है फॉरेन पॉलिसी की को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो फिर उनकी मानी जाती है। जियोग्राफी, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट फॉर पाकिस्तान एंड यूएसए। यूएसए ने हमेशा अपनी जियोग्राफी का इस्तेमाल किया है, बिकॉज अब यूएस की अगर जियोग्राफी देखें, इसका मैं मैप भी बना दूंगा आपको, मैं अभी थोड़ा सा इसका डेमो देता है। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरफ ही समुंदर, इस तरफ ही ये पैसिफिक, यहाँ अटलांटिक, ऊपर कनाडा जो कि इसका दोस्त, यहाँ पर मैक्सिको जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसने अपनी वर्ल्ड वॉर 1 में भी जियोग्राफी को इस्तेमाल किया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जियोग्राफी को इस्तेमाल किया, कोल्ड वॉर में भी जियोग्राफी को इस्तेमाल किया। अभी फॉरेन कोई कंट्रीज़ यहाँ पर आता है, हमला करता है इस चीज़ पर, तो वो तो समुद्र में मारा जाएगा ना, बिकॉज इसकी नेवी भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इनको पता था हमारी जियोग्राफी ऐसी है तो हमें नेवी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो जियोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। अभी पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ये मैंने मैप भी बनाया, मैप सीरीज़ में देख सकते हैं वहाँ पर आप। तो ये यहाँ पर इंडिया, ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की ये डेप्थ बिल्कुल ही सैंडविच की तरह है, अफ़गानिस्तान इंडिया बीच में पाकिस्तान। तो जब यहाँ पर सुईद ने इन्वेजन किया था 1979 में, तो यूएस को पाकिस्तान की जियोग्राफी चाहिए थी, मतलब कि पाकिस्तान की जियोग्राफी मेन फैक्टर थी उस टाइम। 9/11 हो गया, तभी भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल, जियोग्राफी का इस्तेमाल किया फॉरेन पॉलिसी को के टर्म में, ठीक है। तो ये जियोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कल्चर एंड हिस्ट्री, आप किस हिसाब से आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रॉक्सिमिटी विथ इंडिया, कॉम्पिटिटिव प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अभी इंडिया से हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। हिस्ट्री, थ्रू आउट दी हिस्ट्री वॉर ही चलती आई है, एक दूसरे को गालियाँ गुलियाँ वगैरह। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर, जैसे चाइना है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हुए इंटरनल फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को। टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे अभी यूएस चाइना दोनों। नेशनल कैपेसिटी, आपकी कंट्री की कैपेसिटी क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने की, वो कैपेसिटी है तो आप गेन कर सकते हैं। जैसे F-16 की बात की मैंने। सोशल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, अगर किसी, उसका डेफिनेशन है कार्ल मार्क्स की आई थिंक, वो कहता है कि अगर कोई कंट्री सोशली स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो वो उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक होगी। अभी देखा ना हमारे पास पॉलिटिकल अभी जो सिस्टम चल रहा है, एक तरफ वो है एक तरफ वो है, फॉरेन पॉलिसी पर तो कोई बहस ही नहीं होती। हम कैसे गेन करेंगे फॉरेन पॉलिसी, हमारी ऑब्जेक्टिव कैसे गेन करेंगे। अगर हमें चाइना से बात करनी है, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है, ये सेटलमेंट करके आ जाता है, दूसरा जाता है दूसरी करके आ जाता है, ठीक है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट इन फॉरेन पॉलिसी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गई। रोल ऑफ मीडिया, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा था, मीडिया इज़ एजेंडा सेटिंग। अगर आपकी कंट्री के जो लोग हैं उसको उस तरीके से चीज़ें डिपिक्ट की जाएँ तो फिर वो उसी हिसाब से सोचेंगे। अभी देखें ना हमारे पास पब्लिक ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। मिसाल तौर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो बोले भाई आज मैं जा रहा हूँ इज़राइल के साथ एग्रीमेंट करने, ठीक है, रिलेशंस अच्छे करने, तो उस पॉलिटिशियंस की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सारी ज़िंदगी उसको लानते पड़ेगी, सारी ज़िंदगी उसको कोसेंगे लोग, बोलेंगे ये भाई बंदा इज़राइल के साथ हमारे ये फ़लस्तीनियन भाइयों को मारे और इसके साथ ही इसने ताल्लुकात अच्छे कर दिए। तो ये हमारे पास रोल ऑफ मीडिया जो कि शेप करता है पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो बात कर दी, और रोल ऑफ लीडरशिप इज़ वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो यूएस में होता है, जैसे वाशिंगटन नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि हमने कोई परमानेंट अलाइंसेस नहीं बनानी, ठीक है।
उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी में कहा था कि किसी और प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने पॉलिसी कैसे इस्तेमाल करनी है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो आइसोलेशन कर दिया था। दिस इज़ द रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लीडरशिप इन फॉरेन पॉलिसी, सही है। कोई एक लीडर आए बोले ये चीज़ करनी है तो उस पर डटे रहें लोग, उसकी लीडरशिप में इतनी पावर हो सेंचुरीज तक, उसी पर अमल किया जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आते हैं ना, वो पावर स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अलाइंसेस, ये वगैरह। पावर स्ट्रक्चर मतलब कि बैलेंस ऑफ पावर हो गई या अलाइंसेस विद सुपर पावर्स। मिसाल तो हमारे पास पावर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारी जो अलायंस है वो सीटो और सेंटो थी यूएस के साथ, ठीक है। तो हम अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स उस तरीके से सेट करते थे, ठीक है। हमने 1965 की वार वही हमने सोचा कि यूएस आएगा, लेकिन नहीं आया। हमारा तो उसके साथ कोर्डियल रिलेशन है, हमारे तो अलायंसेस थे ना, वो अलग चीज़ें, नहीं आया तो क्या कर गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज़, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ठीक है। दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कैसे कि हमारे पास अगर कोई हम फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रखना चाहें कि हमने पीस को प्रोमोट करना है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, हम तो नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर जाएंगे, वहाँ से हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही फिर कंट्रीज़ को साइन करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, तभी होगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेजर फैक्टर हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन। उसके बाद अलाइंसेस, हम अलाइंसेस कैसे बनाते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारी कंट्री पर, ठीक है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, इसकी बेस्ट एग्जांपल है वियतनाम वार ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ठीक है। वियतनाम में वार हो रही थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मीडिया ने पिक्चर्स वगैरह भेजी, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बोला भाई यहाँ पर तो मास डिस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, सिविलियंस पर हमला हो रहा है। तो यूएस के जो पब्लिक थी या ओवरऑल वर्ल्ड की पब्लिक थी ना, उन्होंने कहा कि भाई बंद करो ये वार, और यूएस को इंस्टेंटली वहाँ से निकलना पड़ा उस वार से। ये होता है पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरी स्टेट्स हमारे बारे में क्या कहती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स। अभी इसके बाद फिर हम करते हैं डिप्लोमेसी, उसके बाद करेंगे इसके पास्ट पेपर अगर मुमकिन हो सका आज के लेक्चर में। तो अभी डिप्लोमेसी किसको कहता है, इसमें और फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ प्रोसेस एंड डिप्लोमेसी इज़ द मेथड टू अचीव दी फॉरेन पॉलिसी गोल्स, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी एक टूल है, एक मेथड है फॉरेन पॉलिसी को गेन करने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा टर्म है, फॉरेन पॉलिसी इज़ अ ब्रॉड टर्म। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड नेगोशिएशन बाय विच स्टेट्स कस्टमरली डील विद एनदर इन टर्म्स ऑफ पीस। पीस कायम करने के लिए हम डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशंस, हम कहते हैं दिस इज द डिप्लोमेट ऑफ दिस कंट्री या दैट कंट्री। डिप्लोमेट्स हम भेजते हैं ना दूसरी कंट्रीज में, अगर कोई हमारे पास ट्रीटी साइन करनी है, या फिर हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट का चक्कर है, या फिर हमारे पास कोई मिसाल तौर अभी हमारे पास ब्लास्फेमी का चक्कर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने डिप्लोमेट्स वापस यहाँ यहीं बुला लेते हैं पाकिस्तान में, उस कंट्री से निकाल। मिसाल तो फ्रांस में हुआ था ना, हम बोल रहे थे डिप्लोमेट्स वहाँ से निकालो, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल ही ख़त्म कर देने। मिसाल तो हम वहाँ पर उस कंट्री से रिलेशंस ही नहीं रखना चाहते, तो वो कौन करते हैं, वो करते हैं डिप्लोमेट्स। हमारे डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं, उनके डिप्लोमेट्स हमारी कंट्रीज़ में होते हैं, जो अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, द मेथड्स बाय विच दीज नेगोशिएशंस आर एडजस्टेड एंड मैनेज्ड, ठीक है। मेथड है, मैंने आपको बताया ना, पीस कायम करने का, इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने का। अभी इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ के हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे पास, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और फिर हमारे पास दूसरा था प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा हमारे पास था अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कैसे हमारे पास है, अभी मिसाल तौर हमारे डिप्लोमेसी में हम यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और नॉन पॉलिटिकल कैसे हैं।
मिसाल तौर हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हमें कोई किसी कंट्री से रिलेशंस अच्छे रखने या बुरे रखने थ्रू पॉलिटिकल चैनल्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल, और जो इकोनॉमी मिसाल तौर चाइना हो गई, एजुकेशनल या फिर कल्चरल, सेम एज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। हम उस तरीके से फिर उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे इस चीज़ डिप्लोमेसी के टूल्स कौन से होते हैं। डिप्लोमेसी को चलाने के लिए टूल्स होते हैं ना, वो पहले तो नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बातचीत, ट्रीटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटीज़ बनाओ, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गई किसी ट्रीटी का हम नाम लेते हैं, मिसाल तौर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हो गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर रिवार्ड्स, किसी कंट्री को रिवार्ड दो, उसके बाद फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बनवाओ। कोअर्जन, यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, एक ही टर्म है, उस कंट्री को दबाओ। मिसाल तौर अभी ईरान हमारे पास, ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, तो यूएस ने क्या किया, सैंक्शंस भी लगवाए, ठीक है, यूज़ ऑफ फोर्स भी किया, यूज़ ऑफ फोर्स तो नहीं किया, सैंक्शन लगवाए हमारे पास, कि ना ही उसके साथ एक्सपोर्ट करो ना ही उसके साथ इंपोर्ट करो, आइसोलेट कर दो उसको, खुद ही आएगा घुटनों पे। और यूज़ ऑफ फोर्स या कोअर्जन हम किस में देखते हैं कि इराक 2003 में जब यूएस ये इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, ठीक है, ये गेन कर रहा था, तो यूएस ने क्या किया कि यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल कर दिया, कोअर्जन कर दिया, उसको वहाँ पर वार छेड़ दी, ठीक है। जो ऑपरेशन चले थे यूएस के, उस कंट्री की ऐसी हालत कर दी कि वो अभी सिविल वार की चक्कर में। प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी रशिया यूक्रेन के दरमियान वार चल रही है ना, तो यूएस डिप्लोमेसी मतलब अपने नेगोशिएशंस की तरफ ही जाना है, ठीक है, डिप्लोमेट्स के ज़रिए, ठीक है। अभी ये टूल्स हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रशिया से आप वॉर क्यों नहीं कर रहे, मिसाल तौर अभी यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो पूरी दुनिया 196 या 193 आई थिंक इसके यूएन के मेंबर्स हैं, ये कलेक्टिवली वॉर क्यों नहीं कर देते, क्योंकि डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट है सारी चीज़। वहाँ पर फिर नेगोशिएशंस होती हैं, वहाँ फिर रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं कि वॉर करनी चाहिए या ना नहीं करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, वो सारा डिसाइड होता है यूएन में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अभी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं इसमें डिप्लोमेसी के। इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो है ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरा है हमारे पास ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी या मॉडर्न डिप्लोमेसी, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। यहाँ पर आप हेडिंग दे देना ट्रेडिशनल, ठीक है। इमर्ज विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट कब बनी थी, 1648 में। इससे पहले तो वो था ही नहीं ना कोई सिस्टम, इससे पहले भी डिप्लोमेट्स थे, लेकिन उनके पास पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वो जाते थे सालों 6 महीनों के बाद आते, कोई तो वहाँ जाके मर जाता था, दूसरे एम्पायर में मार देते थे, ठीक है, वो इनफॉर्मल थे। फॉर्मल डिप्लोमेसी या ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कब आई हमारे पास, नेशन स्टेट के बाद, कंट्रीज़ बने, दूसरे कंट्रीज़ में डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है, डिप्लोमेट्स आर दी कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन इट्स स्टेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी आई नेशन स्टेट के इमरजेंस के बाद। इसके फीचर्स क्या थे, कन्फाइंड विथ यूरोप एंड अदर कंटिनेंट्स विच चली यूरोपियन डिप्लोमेसी, तब जब नेशन स्टेट का सिस्टम आया अप टू दी 19th और 20th सेंचुरी। दूसरी स्टेट्स तो कॉलोनी थी ना, कॉलोनीज थी दूसरी कंट्रीज़ इसकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो उस वक्त उनकी पावर नहीं थी। यह यूरोप है हमारे पास छोटा था, ये आ गया हमारे पास अफ्रीका, ये आ गया एशिया, ये तो कॉलोनीज थी ना, ये अमेरिका, ये कॉलोनीज थी उस चीज़ की, यूरोप की, ठीक है। तभी इसको कहते हैं, ये तो कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि कन्फाइंड विद यूरोप एंड अदर कंटिनेंट्स एक्चुअली यूरोपियन अजम्पशन के। अच्छा, इसमें ये अजम्पशन ये थी यूरोपियन कंट्रीज़ की या यूरोप के कॉन्टिनेंट की, कि ग्रेट पावर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्मॉल पावर्स डिड नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है डिप्लोमेसी में, हम जो सोचते हैं वो इम्पोर्टेंस रखता है, बाकी जो सोचते हैं जाए बाहर में, ठीक है, इसके ये फीचर। और दूसरा था आल्सो नोन एज प्रोफेशनल डिप्लोमेसी, मतलब कि हमारे पास जो
डिप्लोमेट्स थे ना, वो ट्रेंड डिप्लोमेट्स थे। मिसाल तौर हम कहते हैं ना कि अभी ये कोई एक है असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उसने ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसकी ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, सारा ट्रेंड होके आया होगा। कमांडो है, कमांडो की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में ट्रेंड डिप्लोमेट्स होते थे, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में भेजे जाते थे, कम्युनिकेट करते थे, फिर अपने कंट्रीज़ आते थे और उनको बताते थे कि ये ऑब्जेक्टिव मैंने रखे, उसके बाद ये हमारी बातचीत हुई, उसके बाद फिर इन चीज़ों पर डील हुई, अब आप क्या कहना चाहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी, वही चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर सिक्रेटिव होती थी, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेट्स के दरमियानी थी। अभी हम कहते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी, जो कि फॉरेन पॉलिसी की समिट हुई थी, वहाँ पर बिलाल भुट्टो गया, ये गया, वहाँ पर ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई, सारी चीज़ें पता चल रही है हमें। ये जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी, ये डिप्लोमेट्स के दरमियानी होती थी, ठीक है। वही सारा कुछ डिसाइड करते थे, उन पर ही कंट्री चलती थी। अभी आप सीरीज़ तो देखी होगी आपने, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, उसमें देखे ना उनके पास कितनी पावर होती है, जो उसके वज़ीर होते हैं वो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड टाइप है, वो है द न्यू डिप्लोमेसी और मॉडर्न डिप्लोमेसी, आल्सो नोन एज ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी का मतलब क्या कि ऑल इनकम्पासिंग, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास इसमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी भी इंक्लूड होती है और मॉडर्न डिप्लोमेसी भी इंक्लूड होती है। मॉडर्न डिप्लोमेसी इंक्लूड मतलब कि हमारे पास इसमें जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, वो ट्रेंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका किसी किसी लेवल में होता है। मिसाल तौर अभी प्राइम मिनिस्टर के दोस्त जा रहे होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी जा रहे होते हैं एज ए डिप्लोमेट, ठीक है। तो ये हो गई ओपन डिप्लोमेसी, और सबको पता होता है ये हो रहा है, ये हो रहा है। वहाँ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता था। नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है, इकोनॉमी को तरजीह देनी है, एजुकेशन को, ठीक है। ये सारी एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का मतलब हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई, बायोलैटरल ये भी आ गई, डिप्लोमेसी भी आ गई, ठीक है। और एनजीओज़ का भी रोल होता है इसमें, मीडिया का भी रोल होता है इसमें, हर चीज़ का रोल होता है उसमें, उसको कहते हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। इंक्लूड ट्रेडिशनल बायोलैटरलिज्म। अभी चेंजेस क्यों की गई डिप्लोमेसी में, ट्रेडिशनल से मॉडर्न क्यों हुए हम? क्योंकि जैसे जैसे मीडिया का रोल बढ़ रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस हिसाब से फिर ये चीज़ों में फ़र्क भी होता जा रहा था। मिसाल तौर अभी डेमोक्रेसी, इससे यूएस से पहले तो डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, इंटरकनेक्टेड नहीं थी। अभी हमारे पास पाकिस्तान में कोई एक अटैक या फिर कोई एक इवेंट होता है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर भी पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है 2008 रिसेशन, यूएस में आया था। यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में कुछ होता है, सारी कंट्रीज़ पर, सारी दुनिया पर इफेक्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ डॉलर में है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिप्लोमेसी में चेंजिंग आई। ग्रोइंग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड नेशंस, ठीक है। पहले हम देखते थे कि किंग को ज़्यादा पावर, किंग के बारे में ज़्यादा सोचा, किंग जो बोलता था वो करना है। अभी क्या है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है। टेक्नोलॉजी का इंक्रीज़ हो गया, हर चीज़ हमारे सामने है, तो उस हिसाब से चेंजेस करने पड़े। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बढ़ गया, यूएन का रोल बढ़ गया, ठीक है। हमारे पास जैसे लीग ऑफ नेशंस जैसे इसका इतना रोल नहीं था, लेकिन ये चीज़ें, इन चीज़ों से इनका जब इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया तो डिप्लोमेसी में चेंजेस आते गए। फीचर्स इसके क्या हैं, ग्रेटर ओपननेस और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। उसी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के हम इसमें फीचर्स ऐड कर देंगे, फर्दर टू ये भी कर देंगे, ग्रेटर ओपननेस एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, मतलब कि ऑल इनकम्पासिंग, सारी चीज़ें ही आ जाएँ। अभी इसके पास्ट पेपर हम करते, लेकिन लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है, तो देखते हैं एक एक लाइनों में। ये मैं आपके पास पेपर इसमें डाल देता, इसमें लेक्चर में इंक्लूड कर देता हूँ। आप देखें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आया, आपसे पास पेपर नहीं हो रहे, तो मैं आपको करवा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में।